मैं जरा एक चीज की तरफ ध्यान, और मैं राजशेखर राव साहब आपके पास पहले इसलिए आ जा रहा हूं। एक चीज और बताऊंगा। आपने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात की। हमारे देश में, मैं आपको आज एक खुलासा देता हूं, हमारे देश में डीजल इंपोर्ट होता है केमिकल्स के नाम पे, उसको कस्टम से पास कराया जाता है पूरा, और ट्रांसपोर्टरों की बिल काट के उनको दिया जाता है। और अब ये बजट में एक स्कीम आई है जिसमें आप अपनी चीज को खुद डिक्लेयर करके पिछले 2 साल का आप ड्यूटी भर के कर सकते हैं। मतलब आपने कह दिया कि आप पोर्ट से सामान लाइए, आप चोरी कीजिए, आप कस्टम मत पे कीजिए, और 2 साल बाद हमारे पास आइए, हम आपको रिहा कर देंगे। तो ये आप उनको वो क्लियर आप उनको वो दे रहे हैं, रास्ता दे देयर रहे इज हैं अ कि चोरी नहीं करो, देयर इज डाका अ डालो, और आओ नहीं हमें थोड़े बहुत पैसे दो और जाओ। देयर इज अ इंसेंटिव फॉर थीफ, मतलब फॉर अ थीफ। आप ये बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि चोरी किए बिना तुम्हारा काम नहीं चलेगा। और राजशेखर राव साहब, मेरे पास दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न यह है कि उनका एक, जो मोटे तौर पे मैं बता रहा हूं, मोटे मोटे उन्होंने कहा है कि ये जो इनकम टैक्स की हम राहत दे रहे हैं, इससे करीब 1 लाख करोड़ रुपए का राजस्व का नुकसान होगा। तो जब 1 लाख करोड़ रुपए का मिडिल इनकम ग्रुप से या मिडिल क्लास से ये नुकसान करेंगे, तो इसका पैसा क्या अडानी जी भरेंगे 1 लाख करोड़? ये पैसा जीएसटी से उस गरीब आदमी से, जिसकी जेब में वैसे ही पैसा नहीं है, जो 5 किलो अनाज पे जिंदा रह रहा है, उसकी जेब से निकाला जाएगा। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। नंबर एक। नंबर दो, जरा मैं एक चीज समझू राजशेखर राव साहब। पिछले इनकम टैक्स में, अरे पिछले वाले बजट में जो जुलाई में आया था इंटरम बजट, हम लोग को आपसे थोड़ी ईर्ष्या हुई थी। वी वर स्लाइटली जेलस ऑफ यू, क्योंकि दो ही स्टेट के नाम लिए जा रहे थे, बिहार आंध्र प्रदेश, बिहार आंध्र प्रदेश, बिहार आंध्र प्रदेश। इस बार आंध्र प्रदेश भूल गए, अब आपका चुनाव आएगा 4 साल बाद, तब आइएगा, तब देखा जाएगा कि आप क्या करेंगे। अभी सिर्फ बिहार 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 बिहार। तो जरा इस पे एक क्विक, इस पे ओवरऑल भी आप अपना टिप्पणी दीजिएगा। लेकिन आंध्र प्रदेश भी अब उसी लाइन में खड़ा हो गया जहां हम लोग खड़े थे। जो आप लोग को, हम लोग को लगता था यार ये सिर्फ आंध्र प्रदेश और बिहार में जा रहा है, आपको भी लाइन में खड़ा कर दिया गया है। राजशेखर राव साहब। नमस्कार सर। आपको एक जरूरी बात बता दूं कि निर्मला सीतारामन आंध्र प्रदेश की बहू है, और उन्होंने इस बजट के प्रसंग का आगाज किया कि एक तेलुगु का कहावत है, देशमंटे मट्टी कादो देशमंटे मसलो। उसका मतलब ये है, देश का मतलब मिट्टी या जमीन नहीं है, देश का मतलब है लोग, इंसान। तो बहुत सुनने के लिए बहुत अच्छा है। आप रोमांचित हो जाएंगे उससे, माने अट्रैक्ट हो जाएंगे। लेकिन आंध्र प्रदेश का जो बहू होने का कम से कम वो नाता निभा लेती तो अच्छा होता, कम से कम उतना तो निभा लेती तो अच्छा होता। तो आंध्र प्रदेश का स्पेशल अपना बाइफर्केशन एक्ट, मतलब आंध्र प्रदेश स्टेट बाइफर्केशन एक्ट में थोड़े कंपनसेशन दिए गए आंध्र प्रदेश को, क्योंकि तेलंगाना उसके ज्यादा बेनिफिशियरी रह गया और आंध्र प्रदेश को नुकसान हो गया। उसमें सबसे पहला मुद्दा था स्पेशल कैटेगरी स्टेटस और पोलावरम प्रोजेक्ट। इस बजट में पोलावरम प्रोजेक्ट का डीपीआर एक्सेप्ट कर लिया गया। उसका हाइट जो है 4 मीटर कम कर ली गई। 4 मीटर कम करने से क्या होता है, जो इलाका डूबने वाला है उनको, आप निर्वासित लोगों को जो पैसा देना है, जो भी जमीन खो रहे हैं प्रोजेक्ट के तहत, वो आपको कम देना पड़ता है। लेकिन उसके वजह से क्या हो रहा है, इरिगेशन का जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो कम हो रही है, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का जो उसका कंटेंट था, उसमें एक कंपोनेंट था, वो खत्म हो गया है। अभी उसमें मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के बजाय वो रह गई है इरिगेशन प्रोजेक्ट। मतलब आपको पावर जनरेशन का जो है वो हटा दिया आपसे। सो आंध्र प्रदेश को इतना बड़ा धोखा, मतलब कोई कर ही नहीं सकता, खासकर आंध्र प्रदेश की बहू कर ही नहीं सकती। तो जो अपने घर को धोखा दे रही है, वो देश को क्या करेगी। दूसरी बात है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस आंध्र प्रदेश को इसलिए दिया गया है क्योंकि जब स्टेट बाइफरकेट हुआ था तो सारे प्रोजेक्ट एम्प्लॉयमेंट का जो भी है वो तेलंगाना में रह गए थे। आंध्र प्रदेश में इंडस्ट्रियलिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए वो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का प्रपोजल किया गया। लेकिन जैसे ही कांग्रेस ने किया था 5 साल का, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 5 साल का प्रपोज किया था, तो मोदी जी ने आके आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी के मंदिर के सामने शपथ लेके कहा कि हम 10 साल का देंगे। जैसे ही उन्होंने चुनाव जीता 2015 में, उन्होंने कहा कि हम आंध्र प्रदेश को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नहीं देंगे। मतलब इतना बड़ा धोखा जो कर सकते हैं। अगर मोदी का सही चेहरा अगर किसी ने पहचाना है तो पहली बार वो आंध्र प्रदेश की जनता ने पहचाना है। आपको बता दूं, इस बजट के बाद में आंध्र प्रदेश में यह माहौल है
कि आंध्र प्रदेश जनता ये तय करने पे मजबूर हो गई है कि 1 अप्रैल 2025 से जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्सेस हाथ से देने हैं, मतलब इनकम टैक्स, सर्विस टैक्स और नेशनल हाईवे टोल टैक्स, वो बंद करने की बात तूल पकड़ रही है। अगर हम ये आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए देश को कि अगर 1 अप्रैल से आंध्र प्रदेश की जनता टैक्स का रिटर्न तो फाइल कर देंगे, लेकिन टैक्स नहीं भरेंगे। और टैक्स तभी भरेंगे जब 10 साल का स्पेशल कैटेगरी स्टेटस अनाउंसमेंट होने के बाद ही टैक्स भरने की बात आज से बहुत जबरदस्त तूल पकड़ी है। और मेरे ख्याल से लोग इकट्ठा पार्टी लाइन्स के कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन्स इसलिए आ जाएंगे और सभी लोगों को यह आदेश दिए जा रहे हैं कि आप 31 मार्च को आपका नेशनल हाईवे फास्ट टैग जो है उसको जीरो बैलेंस कर दीजिए। जब तक आप आंध्र प्रदेश में ट्रैवल कर रहे हैं आप उसको जीरो बैलेंस रखिए। आंध्र प्रदेश का बॉर्डर पार करने के बाद जितनी जरूरत है उतना आप रिचार्ज करवा लीजिए। ये जो है 2 आंध्र प्रदेश के जो एनजीओस है उनका ये डिसीजन है। ये 2-3 दिन में इसका अनाउंसमेंट हो जाएगा। ये मेरे ख्याल से इसके अलावा कोई और चारा ही नहीं बचा आंध्र प्रदेश के जनता के पास। आप आ गए इनकम टैक्स के बारे में। इनकम टैक्स में आजकल इनकम टैक्स जो भी है वो मिडिल इनकम ग्रुप है कहाँ, आपने उसको गरीबी में ढकल दिया। जब मतलब किसका इनकम है आजकल, जो सॉफ्टवेयर सेक्टर एक रह गया, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का सेक्टर जो रह गया, बाकी जो मिडिल और स्मॉल इनकम ग्रुप कहाँ है? पूरे आजकल अडानी के मजदूर बन चुके। जो भी छोटे व्यापार कर रहे थे उनको आपने अडानी और अंबानी के मजदूर बना दिए। मतलब जो भी छोटा मोटा धंधा करता था आज का वो मजबूर हो गया कि वो जाके रिलायंस स्टोर में काम करे या किसी अंबानी के स्टोर में जाके काम करे। वो टैक्स भरने ये लायक कहाँ रह गया वो? हाँ राव साहब, बस मैं चलते चलते अंतिम आपसे कर लूं, हम सब लोगों में सबसे यंग आप हैं। 2047 में आप तो जिंदा रहेंगे ही रहेंगे। तो 2047 में भाई जब आप जिंदा रहेंगे और जो मोदी जी का एक बढ़िया भारत होगा जिसमें वो उन्होंने आज बताया है निर्मला सीतारमण ने कि 100 गीगा वॉट का हम न्यूक्लियर पावर पहुंच जाएंगे। आज 9 गीगा वॉट्स पे हम ऑलरेडी हैं। 22 साल क्यों लगेगा, लेकिन चलिए आपको 2047 माफ कीजिएगा, मतलब 2047 फॉर द पर्पस ऑफ योर साउथ इंडियन पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड हिंदी, आफ्टर 22 ईयर्स की बहुत सी बातें कई बार कही जा रही हैं। आपको लग रहा है कि केवल मेन मुद्दे से भटकाने की बात है? सर अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही तो 2047 तक, तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है इसकी। कोई आशा भी मत कीजिए आप। हम जो है ना पीछे जा रहे हैं। सारी दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ आगे जा रही है, तो इंडिया जो है, आईआईटी मद्रास का प्रोफेसर जब ये कहता है कि आपको गोमूत्र पीने से बुखार कम हो जाएगी, तो देश को कहां ले जा रहे हैं आपको समझ लेना चाहिए। और बात एआई की भी आई और सनातनी की भी आई, तो मैं एक बात कह दूं, अगर भगवान श्री राम का कोई लाइफ अचीवमेंट कोई है तो रावण का वध जो है उनका लाइफ का बिगेस्ट अचीवमेंट है। उन्होंने रावण का वध क्यों किया? क्योंकि माता सीता माता का अपहरण किया गया। उस भगवान श्री राम का मंदिर आप उस आदमी से करवा रहे हैं। मफत भाई पटेल की अगर आप चिट्ठी पढ़ लें तो आपको समझ आना चाहिए कि नरेंद्र मोदी इस काम के लिए एलिजिबल है या नहीं। जो रावण ने किया वही तो मोदी ने किया। अगर हम मान लें कि मफत भाई पटेल की जो चिट्ठी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस समय उनकी पत्नी को अपने वश में कर लिया, तो उनका किस हक से राम मंदिर का उद्घाटन मोदी के हाथों हुआ? अगर देश में इतनी एक्चुअल इंटेलिजेंस होती, आर्टिफिशियल की छोड़िए, अगर एक्चुअल इंटेलिजेंस इतनी भी होती, तो अगर कोई नालायक है, कोई इनेलिजिबल है राम मंदिर का उद्घाटन के लिए, वो पहला व्यक्ति नरेंद्र मोदी है। और हाँ, पूरा देश उनको उनके हाथों अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन करवा लिया, तो आप इंटेलिजेंस कहाँ है अपना? तो देख लीजिए, आप 2047 की बात छोड़िए, आज की बात देखिए, अपना अकल इस्तेमाल कीजिए, सोचिए हम क्या कर रहे हैं, क्या सनातनी सचमुच में इंप्लीमेंट हो रहा है या नहीं, ये देखना चाहिए।